रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, क्या वैल्यू आई थी, याद है किसी को? एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आया था ना। फिर इसको हमने लिखा रो एल बाई ए। So if we compare these two equations, we will come to know what is rho and what is its value. Rho क्या होगा, दोनों को कंपेयर करने से पता चल जाता है। क्या होगा rho? m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। और इसके अलावा जो बचा वो क्या है, l बाई ए। सो रो की वैल्यू देख के पता चल जाता है कि ये जो क्वांटिटीज हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कंडक्टर के अंदर जो हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ, एंड एल और ए ये बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं कंडक्टर के। कितनी लेंथ है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये सब हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो गया। देन इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर। देन एक मीटर से डिवाइड हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा, ओम मीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और जब डिस्कशन करते हैं, थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो ये याद रखना पड़ता है कि हम कंडक्टिविटी बोल रहे हैं या रेजिस्टिविटी, बिकॉज फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है। सपोज इफ वी से टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस, तो क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दोनों लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर। रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करना है या कंडक्टिविटी के टर्म्स में, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कैपेसिटर में भी पढ़ा था ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, एक ही रास्ता हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज 3 resistors are connected like this, R1, R2 and R3. So this combination is is connected to a cell or battery. सिंगल सेल होता है तो उसको सेल बोलते हैं, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है देन इट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक अरेंजमेंट है। सो देयर इज ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, एक ही रास्ता है। इट मीन्स these wires are connected in series. Okay, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, पता तो है ही तुम्हें, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। थोड़ा अपनी तरफ से हम डिस्कस कर देते हैं। सपोज B is the potential difference between these 2 points A and B. Between these 2 points the combination has been connected. So potential difference is nothing but work done in moving unit charge W by Q. It means यहाँ से यहाँ तक V वर्क होता है यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। अब रेजिस्टर का मतलब क्या है? रेजिस्टर मीन्स जो ऐसा एक अरेंजमेंट जो करंट फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। अब रेजिस्टर को तुम इमेजिन कर सकते हो लाइक पाइप्स, वाटर पाइप्स, और करंट कैन बी थॉट ऑफ एनालॉगस टू चार्ज, वो चार्ज के जैसा है। सॉरी, चार्ज कैन बी कंसिडर्ड एनालॉगस टू वाटर फ्लो। पानी जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और इधर पाइप्स लगे हुए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के। अब वाटर पाइप में रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? किसी पानी के पाइप में घास उग गई होगी, किसी में सैंड होगा, किसी में सैंड और ग्रास और मड सब कुछ होगा, तो डिफरेंट पाइप्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
और वाटर फ्लो अगर हो रहा है पाइप में, तो हर पाइप में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो सकता है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो सपोज यहाँ पर जो एनर्जी खर्च हुआ दैट इज W1, यहाँ जो खर्च हुआ W2, यहाँ जो खर्च हुआ W3, अगर यूनिट चार्ज के लिए हम कर देंगे तो यही हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस V1, यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस V2, यहाँ हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस V3। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक यूनिट चार्ज को लाने के लिए V वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक V1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक V2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक V3 हुआ। सो टोटल वर्क डन between points A and B, that is V, will be equal to V1 plus V2 plus V3। यहाँ तक समझ आया? Now if I is the current and R1 is the resistance, तो ओम्स लॉ में जो रिलेशन आया था वहां से क्या पता चलता है? V can be written as equal to IR। एक्चुअली वो ओम्स लॉ नहीं है, V equal to IR is not ओम्स लॉ, V is proportional to I, that is ओम्स लॉ। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। आई को हमने कॉमन ले लिया। नाउ इफ वी रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तीन रेजिस्टर अलग अलग नहीं लगाएंगे, कोई एक सिंगल रेजिस्टर लगाएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V देने पर सेम करंट का फ्लो हो। तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टर के लिए क्या लिखेंगे? फॉर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब एक सिंगल वाला लगाएंगे हम और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और उतना ही करंट अगर फ्लो होता है, then this relation will be there. Now compare these two relations and you get equivalent resistance of the combination. Easy है। पैरेलल वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। पैरेलल मतलब एक रास्ते से पानी जा रहा था, फिर आगे 3 या 4 या कितने भी n डिवीजन भी हो सकते हैं। तो एक रास्ते से पानी ऐसे जा रहा था, फिर इधर डिफरेंट इसको रास्ते मिल गए। यहाँ से सपोज I अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा था यूनिट टाइम में, अब इधर डिवाइड हो गया, I1, I2, I3, I4 ऐसे डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया और डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। सेम कब होगा? अगर हर रास्ते में एक बराबर रेजिस्टेंस हो। एक बराबर रेजिस्टेंस मींस आगे जो पाइप्स लगे हैं सारे पाइप एक जैसे हो, सब अंदर से बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है, तो एक जैसा रेजिस्टेंस फेस करना होगा। बट अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, किसी में घास है, किसी में मिट्टी है, किसी में सैंड है, किसी में दोनों है, किसी में पॉलीथीन है जो कि जनरली होता है नाली को बंद करने के लिए, तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू डिफरेंट पाइप्स विल बी डिफरेंट, बट जब इस तरफ पहुंचेगा तो सारा ऐड होके फिर से उतना ही हो जाएगा जितना यहाँ पर था। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? every pipe will have same potential difference. Potential difference is nothing but potential energy. यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, या कह लो यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट इज पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं भी समझते हो, अब तक तो समझ जाना चाहिए था, बट अगर नहीं समझते हो देन यू कैन कंपेयर विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, वहां भी डेफिनेशन वही था, वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास, तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ नहीं, थोड़ा डाउट अगर होता भी है तो ग्रेविटेशनल वाले केस से कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, सिंपल सा है, बहुत इजी उसका मीनिंग है, हाइट, mgh। हाइट जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो अगर हमारे पास 3 पाइप्स हैं सपोज ये, और ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और अगर हम बोलें कि तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, इसका मतलब है कि दोनों एंड्स के अक्रॉस जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम है। मतलब अगर ऐसे हमने रखा पाइप्स को, वाटर फ्लो भी कैसे होता है? हायर से लोअर एंड की तरफ होता है। तो ये एंड सपोज h1 हाइट पर है, तो इधर एंड पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। इस एंड पर कितनी हो जाएगी? mgh2। ठीक है,
तो अगर डिफरेंस निकालेंगे MgH1 माइनस MgH2, दिस विल बी द सेम फॉर ऑल द 3 पाइप्स। पैरेलल कनेक्शन का यही मतलब हुआ। अब एक पाइप ऐसे है, एक ऐसे है, देन दे आर नॉट इन पैरेलल। समझ आया? तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे देन we'll have different paths, but potential will be the same for all the paths of the current which we have. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कैसे होगा? एक रास्ते से करंट आएगा और फिर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 3 रास्ते इसको मिल जाएंगे। इधर सपोज R1 रेजिस्टेंस है, इधर R2 और इधर R3। I current will be divided in 3 parts, I1, I2 and I3। पोटेंशियल तीनों को मिलेगा सेम, जैसे अभी डिस्कस किया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर हम करंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि करंट इज I करंट यहाँ पर था I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि इधर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। तो यहाँ जितना चार्ज था यहाँ भी उतना ही आना चाहिए। सो व्हाट डू वी गेट? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यस, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से स्टार्ट करेंगे। बाकी आगे पता ही है क्या करना है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब करंट को लिखेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? V बाय R1। पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, सो V कॉमन ले लेंगे। बहुत इजी कैलकुलेशन है, जस्ट इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये आ गया। नाउ फॉर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर सेम वोल्टेज होना चाहिए, सेम करंट होना चाहिए। तो इक्वेशन का क्या आती है? फॉर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर I लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? V बाय R equivalent। Now compare these two equations and you will get 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। यानी पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर ऐड करना है, लास्ट में फिर से एक बार रेसिप्रोकल करना है, then you will get the equivalent resistance। ठीक है? और अगर तुमने प्रैक्टिस की हो ऐसे क्वेश्चंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की, तो बहुत सारी ट्रिक्स भी पता होंगी। आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता चल जाता है। कैसे? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सपोज 10, 20 एंड 40 हमने ले लिया, 3 रेजिस्टर्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? 60 आएगा। जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी, बिकॉज इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से छोटा आ जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला है उससे बड़ा आएगा। ये ट्रिक कहाँ काम आती है? आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर टॉपिक एक पढ़ेंगे, उसमें होगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर कम करना है without making any changes in the device, then what do? We connect a small resistance in parallel to the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर और उस रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? तो छोटा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया उससे भी छोटा हो जाएगा। और अगर इंक्रीज करना है तो सीरीज में एक बड़े रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बड़ा जो रेजिस्टर कनेक्ट किया उससे भी बड़ा हो जाता है। ठीक है? और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही पता चलते हैं। जैसे कि ऐसा कुछ हमारे पास था अरेंजमेंट, ये तो इजी है। सपोज रेजिस्टेंस R तीनों का सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो 3R हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज ऐसा कुछ किया, ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमें बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि जो पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये तो ए और ए ही है, चलो इसको बी मान लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको कुछ और नाम दे देंगे।
ए और बी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सो इट मीन्स ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल और दे कैन बी कंसिडर्ड एज द सेम पॉइंट। केवल कनेक्टिंग वायर, थ्योरेटिकली जो कनेक्टिंग वायर होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, जीरो माना जाता है उसका रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सपोज कॉपर वायर ही कनेक्ट किया है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उसका होगा, बट थ्योरी में हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, फिर ये पॉइंट को माना हमने सी, तो भले ही बी और सी के बीच में एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है, बट इस ब्रांच से अगर देखें, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि बी और सी भी सेम पोटेंशियल वाले रेजिस्टर्स होंगे, सॉरी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे। दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, जैसा अभी डिस्कशन किया कि अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सेम नहीं, इन दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सबसे छोटे वाले से भी छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटा रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, नेगेटिव अपोजिशन डजंट मेक एनी सेंस। रेजिस्टर का वैल्यू जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ना उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और यू कैन से कि इधर क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी बी और सी आर एट द सेम पोटेंशियल। समझ आया? तो फिर ए और इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 आ रहेगा। समझ आया? और अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब कितना आ जाएगा? आर हो जाएगा, ओनली दिस वन। ठीक है, हाँ अगर वैल्यू 1 लेते तो 1 हो जाता है। समझ आया? और एक बना लेते हैं ऐसे ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जगह काम आने वाला है। जब भी सर्किट नेटवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये देखने से तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कि जहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो दोनों सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और आगे सॉल्व करने के लिए वो पढ़ना पड़ेगा हमें, व्हीट स्टोन्स ब्रिज, सुना होगा, गेहूं और पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। गेहूं में इतने पत्थर निकले कि उससे पुल बन गया, वो आगे पढ़ेंगे। तो उसको करने के बाद फिर और क्वेश्चन एक दो बताएंगे नेटवर्क वाले। ठीक है, अच्छा अब ये जो रेजिस्टर नाम की चीज है, ये यूज कहाँ होती है? डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर्स का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। जो सबसे आसान, जो सबसे इजी मेथड है रजिस्टर बनाने का, वो है कि एक मेटेलिक वायर ले लो, एल लेंथ का वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बाकी जो प्रॉपर्टीज थे एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। वेदर मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो रो उसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, अदरवाइज यू हैव टू टेक ए सर्टेन लेंथ एंड ए सर्टेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन कुछ डिवाइसेस इतने छोटे होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर भी रेजिस्टर्स का हमें एक सर्किट बनाना पड़ता है। अगर इसके अंदर हम वायर्स यूज़ करेंगे रजिस्टर बनाने के लिए, तो इतना छोटा साइज नहीं हो सकता, बिकॉज तुमने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर का साइज जनरली 1 इंच से छोटा ही होता है, और उस 1 इंच साइज में, 1 इंच स्क्वायर साइज में मिलियंस ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम वायर से रजिस्टर बनाएं, या कैपेसिटर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इन सच ए स्मॉल प्लेस। तो ऑब्वियसली जो मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर है या कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है, उनमें इस तरह के डिज़ाइन यूज़ नहीं होते हैं। वहाँ यूज़ होते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। सेमी कंडक्टर्स के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से हम बहुत छोटे साइज में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट्स बोलते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सब कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें।
नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत है। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि एक एक कंपोनेंट को सेपरेटली हमें बनाना बनाना और कनेक्ट करना नहीं है, वो एक जिसको चिप कहते हैं। चिप मतलब क्या होता है, एक तो खाने वाला चिप्स होता है, ये भी वैसी ही चीज है। लेयर्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर के, लेयर्स, उसके ऊपर दूसरा लेयर डिपेंडिंग अपॉन और रिक्वायरमेंट। तो फिर उसमें छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं, तो वही चिप्स जैसा होता है, तो इसीलिए वैसा नाम पड़ गया। ठीक है, चिप्स, खाना मत उसको। तो सेमीकंडक्टर रजिस्टर एक तो इतने छोटे होते हैं कि अभी जैसे बताया 1 स्क्वायर इंच में मिलियंस, और दूसरे टाइप के भी होते हैं जिनको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर को हम लोग देख भी सकते हैं, ऐसे हाथ में रख के देख सकते हैं। वो भी छोटे साइज के ही होते हैं, लगभग कितना बड़ा हो सकता है, ये पेंसिल का शार्प किया हुआ टिप, थोड़ा इससे और बड़ा होगा। कार्बन रजिस्टर, उनको आंखों से हम देख भी सकते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर कैपेसिटर है, वी कैन नॉट सी देम, उनको माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है, बहुत हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप चाहिए। तो कार्बन रजिस्टर यहाँ हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे इस मोबाइल फोन में तो तुम्हें नहीं दिखेगा, बट जो रेडियो रहते हैं, एफएम रेडियो देखा होगा, या टीवी का सर्किट भी देखोगे, तो उसमें तुम्हें कार्बन रजिस्टर दिखाई दे जाएंगे, छोटे छोटे सिलिंड्रिकल शेप के। जनरली ब्लू कलर रहता है या फिर बीज कलर रहता है उनका। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है कलर कोडिंग। इतनी छोटी सी जगह में लिखना कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो एक कलर कोडिंग इज यूज्ड। सो कलर कोडिंग में क्या होता है, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग कैसे करते हैं, 3 लाइन्स यहाँ पे रहते हैं और एक फोर्थ लाइन थोड़े से गैप के बाद होता है। ठीक है, तो ये 3 लाइन्स में कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट कलर, सपोज ब्लू है और ये रेड है और ये सपोज येलो है और यहाँ पे मान लो कि ग्रीन है। ठीक है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब डिफरेंट हो, ब्लू 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 सब ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला ग्रीन नहीं, सॉरी, ये होता है या तो गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर नो कलर, कोई कलर नहीं होगा, मतलब फोर्थ लाइन होगी ही नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये है कलर कोडिंग। इसको डी कोड कैसे करना है वो भी तुम्हें पता होगा, कुछ लोगों को पता है ना, नहीं पता है, चलो बता देते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है, वो ऐसे क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको याद रखने के लिए एक ऐसे सेंटेंस जैसा बनाया गया। हाँ, बीबी रॉय वाला, पता होगा ना। हाँ, तो वो याद कर लो, बस हो गया, फिर तो पता ही है ना। बीबी रॉय ऑफ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ very good wife wearing gold silver necklace। अरे हमें भी बता दो कुछ सीक्रेट बात। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला बी क्या चीज है, ब्लैक, ये है ब्लैक, तो इसको इधर कहीं लिख लेते हैं, ब्लैक, देन ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो, जो कैपिटल में लिखा है वो एक कलर है, देन ग्रीन, ऑरेंज के बाद ग्रीन। यहाँ पे जगह नहीं बच रही, समझ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, येलो के बाद क्या आएगा, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर क्या था, हैज अ वेरी गुड वाइफ, वायलेट, फिर ग्रे, ग्रीन हो गया उधर, ग्रे, देन व्हाइट, गोल्ड, वो तो फोर्थ लाइन के लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सेपरेशन दिखा देते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, नेकलेस से हो जाएगा नो कलर। ठीक है, अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज 0 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ठीक है। और इधर 10%, 20%, गोल्ड इज 10%, इधर वालों को दिख रहा है कि नहीं? गोल्ड इज 10%, सिल्वर इज 20%, एंड थोड़ा गलत लिखा है, 5%, गोल्ड इज 5%, दिस इज 10%, एंड नो कलर इज 20%, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है अभी बताया जाएगा। और तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के लिए हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ये रहे। थर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लायर ऑफ 10 या पावर ऑफ 10। थर्ड लाइन जो है वो 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, यहाँ तक 10 रेज़ टू पावर 9। Now how to decode? Suppose first line is blue, second is red, third is yellow. Then first line is blue. Blue is here. तो क्या जाएगा 6. Second line is red 2. तो हो जाएगा 62. Now power of 10. Third line gives us power of 10. Power of 10 यहाँ पे क्या आएगा 10 raised to power 4. 10 raised to power 4. Okay. ये हो गया resistance. And what about the fourth line? This gives us tolerance. Tolerance means प्लस माइनस कितना परसेंट इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में होती है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 62 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 ओम। देन फोर्थ लाइन गिव्स अस टॉलरेंस, यानी कितना प्लस माइनस हो सकता है इस वैल्यू में। अगर गोल्ड है देन टॉलरेंस विल बी स्मॉलेस्ट, यानी कि वेरिएशन बहुत कम होगा, ठीक है। सिल्वर है तो 10%, नो कलर है तो 20%। तो फोर्थ लाइन गिव्स अस टॉलरेंस। तो यहाँ पर फोर्थ लाइन है सपोज गोल्ड, देन 5% टॉलरेंस विल बी देयर, यानी 5% का इसमें प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 5%, ठीक है। जनरली रेजिस्टेंस इज गिवन इन ओम, किलो ओम एंड मेगा ओम। तो 62 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 है, इसको हम या तो किलो ओम में लिखेंगे या मेगा ओम में। किलो ओम में कैसे लिखेंगे? किलो ओम में लिखने के लिए 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे करना होगा। किलो मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 रेज़ टू पावर 3 अगर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 620 किलो ओम। तो थोड़ा अजीब लगेगा, उससे अच्छा होगा कि हम इसको मेगा ओम में लिख देंगे। मेगा ओम करने के लिए यहाँ पावर कितना होना चाहिए 6, 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब होता है मेगा ओम। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.62 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। समझ आ गया। कलर कोडिंग का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, 1 मार्क में आएगा, इजी होता है क्योंकि जस्ट तुम्हें सीबीएसई का पेपर में कलर्स तो होते नहीं है, बोरिंग सा होता है, ब्लैक एंड वाइट, उसमें बस लिख दिया जाएगा फर्स्ट लाइन ब्लू है, सेकंड लाइन रेड है, थर्ड लाइन येलो है और फोर्थ लाइन गोल्ड या सिल्वर या है ही नहीं। सपोज फोर्थ लाइन के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो तुम खुद समझ जाना है कि टॉलरेंस 20% है, यानी कि नो लाइन, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ब्लैक ब्राउन और ब्लू तीनों बी से हैं। तो एक तो ये तरीका है बीबी रॉय वाला, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो एक दूसरा सेंटेंस भी याद कर लो तो ये वाला कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। दूसरा क्या है बिल ब्राउन, लिख लो, शायद बहुत कम बुक्स में मिलेगा, है लिखा हुआ है बुक्स में, लिख लो बिल ब्राउन रियलाइज ओनली यस्टरडे, लिखो बिल ब्राउन रियलाइज ओनली यस्टरडे, तो उससे याद रह जाएगा। सेकंड वाला ब्राउन है, अंग्रेजों के नाम होते हैं ना ऐसे ही, बिल ब्राउन। बिल ब्राउन रियलाइज ओनली यस्टरडे दैट good boys value good work. Bill Brown realized only yesterday that good boys value good work. अच्छे लोगों को ही अच्छा काम समझ में आता है, बिल ब्राउन को कल ही पता चला। इसके पहले बेचारा बहुत मेहनत करता था तो वो लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते होंगे, कल ही पता चला है कि अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करो तभी उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये दोनों याद रख लो, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है ब्लैक ब्राउन या ब्लू क्या होगा वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है,
यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करना है, वन से नहीं। इधर भी जीरो से और इधर भी 10⁻0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये रजिस्टर के बारे में हमारी बहुत सी बातें हो गई। कंप्लीट अभी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है। फिर रेजिस्टेंस पता कैसे लगाते हैं, लैब में जो हमने किया था मीटर ब्रिज, वो भी इसी से रिलेटेड है।